नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एटम का एक मॉडल दिया बोहर ने। कोई साइंटिस्ट था, उसने एटम का कोई मॉडल दिया, बताया कि एटम ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसने अलग अलग पॉइंट्स दिए कि एटम कैसा होगा, कैसा वो दिखेगा, क्या क्या रूल्स वो फॉलो करेगा। इस टाइप से उसने अलग अलग पॉइंट्स बताए, और वो जो पॉइंट्स थे जो उसने एटम के बारे में बताया उनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। और वो पोस्टुलेट्स किसके थे? बोहर के थे, क्योंकि बोहर ने वो मॉडल दिया था, और वो जो मॉडल था वो था एटम का मॉडल। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब इन पोस्टुलेट्स को अगर हम स्टडी करें, इन पॉइंट्स को स्टडी करें, तो बोहर ने सबसे पहले क्या बोला? बोहर ने बोला एन एटम हैज़ अ स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर। ये एक टाइप से जैसे हम स्टोरी सुनाते हैं कि इस टाइप से हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो सकता है ये। तो उसने भी एटम के बारे में कुछ बताया कि एटम ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो बोहर ने बोला, एन एटम हैज़ अ स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक छोटा और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ये हमें पता है। और वो पता कहाँ से लगा हमें? ऐसे ही अलग अलग मॉडल से। मैंने आपको स्टार्टिंग में एटम का स्ट्रक्चर दिखाया, उसके बारे में बताया, इंट्रोडक्शन दिया। तो वो कहाँ से पता लगा? वो हमें ऐसे ही मॉडल से पता लगा है। अलग अलग मॉडल्स आए और उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स दिए एटम के बारे में, तब जाके एटम का जो स्ट्रक्चर है हम बताते हैं कि एटम ऐसा है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो इन्हीं मॉडल से क्लियर हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, एन एटम हैज़ अ स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। एटम के सेंटर में एक छोटा और पॉजिटिवली प्लस चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है। द इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन अलाउड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये भी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। और कहाँ घूमेंगे? ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जो कि सर्कुलर पाथ्स हैं। न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और उन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर आ गया, सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इसके सराउंडिंग में जो हैं ये ऑर्बिट्स हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट्स हैं। और ये ऑर्बिट क्या हैं? ये पाथ्स हैं, सर्कुलर पाथ्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। रास्ते हैं गोल गोल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में, बट इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो बोहर ने दिया। सेकेंड उसने बोला ईच ऑर्बिट हैज़ सम फिक्स्ड एनर्जी, सो दी ऑर्बिट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स। मतलब बोहर ने बोला कि हर एक ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी होगी, अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा उसकी अपनी एनर्जी होगी, सेकंड की अपनी होगी, थर्ड की अपनी होगी, और फोर्थ की अपनी एनर्जी होगी। और इस वजह से हम इन ऑर्बिट्स को एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोलेंगे। अगर मैं इसको बोलती हूँ फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर मैं बोलूँगी सेकेंड एनर्जी लेवल, तो सेकेंड ऑर्बिट। अगर बोलूँगी फोर्थ एनर्जी लेवल, इट मीन्स फोर्थ ऑर्बिट, या एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं। और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनकी नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करते हैं। और इनको जो नेम करते हैं, जैसे नंबर तो हमने बता दिया 1 2 3 4, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं उनका रोल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, बट उनका कुछ ना कुछ नाम भी होता है। तो उसी तरह जो ऑर्बिट्स हैं, नंबरिंग तो इनकी होगी 1 2 3 4, बट इनके नाम क्या होंगे? फर्स्ट ऑर्बिट का जो नाम है उसको के बोलते हैं, सेकंड जो है उसको एल बोलते हैं, थर्ड जो है उसको हम एम लिखते हैं, और फोर्थ को एन लिखते हैं, के एल एम एन, ये इनके नेम्स हैं। और 1 2 3 4 इनके नंबर्स हैं। तो ये ऑर्बिट्स हैं जिनको हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट बोहर ने बोला एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट लूज एंड गेन एनर्जी। मतलब जब तक कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने ऑर्बिट में घूमेगा, तब तक ना तो वो एनर्जी लूज़ करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मतलब है इसने ना तो एनर्जी दी है ना ही एनर्जी ली है। ये अपनी ही एनर्जी के साथ इस ऑर्बिट में घूम रहा है। और इसके अपने इस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या फिर स्टेशनरी स्टेट।
ग्राउंड स्टेट और स्टेशनरी स्टेट। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है सेकेंड एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो ये जो है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट है या फिर स्टेशनरी स्टेट है। अगर वो इस एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, ऊपर जंप करता है या नीचे जंप करता है, तो फिर ये उसकी एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है सेकंड एनर्जी लेवल में घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट है। और जो भी उस इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट होगा, अपना रास्ता होगा, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और अपने रास्ते को छोड़ के अगर वो किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है, दूसरे रास्ते में एंटर करता है, जैसे नीचे आ जाता है या फिर ऊपर चला जाता है, थर्ड में चला जाता है या फर्स्ट में आ जाता है, तो इन रास्तों को फिर बोलेंगे उस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट जो बाहर से जंप करके आया है। तो इसीलिए ये जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मतलब है कि ना तो वो एनर्जी लूज़ कर रहा है ना ही एनर्जी गेन कर रहा है। और इस ऑर्बिट को हम उस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट बोलेंगे या फिर उस इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, मतलब सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। मतलब ऑर्बिट्स जो हैं जैसे 1 2 3 4 नंबर दिया, 1.5 1.3 1.6 ऐसे नहीं नंबर दिया है, 1 2 3 4 ऐसा ही नंबर दिया है, डेसिमल नहीं यूज़ किए हैं। इसका मतलब है कुछ रूल्स है जिनको ये फॉलो करते हैं। तो इसने बोला कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू NH/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π होना चाहिए। वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं और बाकी ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं हैं। जहाँ पे ME जो है इट इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, VE इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद विच इट इज़ मूविंग, R इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, N जो है यहाँ पर राइट साइड इट इज़ द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, जैसे 1 2 3 4 हमने पढ़ा। H प्लैंक्स कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, इनकी अपनी वैल्यूज़ होंगी। तो सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इट आइदर लूजेज एनर्जी और इट गेन्स एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपना रास्ता छोड़ के किसी दूसरे के रास्ते में जाएगा तो या तो वो एनर्जी लेगा, या तो उसको कहीं बाहर से एनर्जी मिली है या फिर उसने अपनी एनर्जी दी है, तब जाके वो अपना रास्ता छोड़ेगा। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो ये उस इलेक्ट्रॉन की अपनी ग्राउंड स्टेट है। अगर वो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मतलब एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, तब जाके वो फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है। उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन है सेकंड एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो वो सेकंड से थर्ड में जाएगा जब उसको और एनर्जी मिलेगी कहीं बाहर से, या फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ सकता है जब वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा। तो या तो एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी ले रहा है। कब, व्हेन इट इज़ जंपिंग फ्रॉम इट्स ओन ऑर्बिट टू द अदर ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है अपने अपने ऑर्बिट से, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज़ कर रहा है या फिर एनर्जी गेन कर रहा है। ये 5th पॉइंट था। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स थे ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसेस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, कि जो भी बोहर ने मॉडल दिया उसकी सक्सेसेस क्या क्या हैं, क्या क्या सफलता थी जो उस मॉडल को मिली। तो फर्स्ट जो थी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि जो भी बोहर का जो मॉडल था उसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। इससे पहले रदरफोर्ड का मॉडल आया था जो कि फेल हो गया बिकॉज वो स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया एटम की, बट बोहर ने एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब तक अपने ऑर्बिट में घूमेगा ना तो वो एनर्जी ले रहा है ना ही वो एनर्जी दे रहा है। वो अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना तो वो एनर्जी दे रहा है ना ही वो एनर्जी कहीं से ले रहा है, तो वो अपने ही रास्ते पे घूमता रहेगा जब तक कि इसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती या ये अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करता, तब तक वो इसी में घूमता रहेगा। तो इसमें अगर वो घूमता रहेगा तो वो एनर्जी क्योंकि लूज़ नहीं कर रहा है तो इसीलिए उसकी एनर्जी कम 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 नहीं हो रही है, जिस वजह से कि वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो सकता था। तो वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही ऑर्बिट में जब तक घूमेगा ना तो एनर्जी लूज़ करेगा ना ही एनर्जी गेन कर रहा है।
ये फर्स्ट था जो सक्सेस थी बोहर्स मॉडल की, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल ने स्टेबिलिटी एटम की एक्सप्लेन की। सेकंड आता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब बोहर ने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो भी बता दी किसी भी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड में, फोर्थ में, nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसने फॉर्मूला दिया En इज़ इक्वल टू -1312 मल्टीप्लाइड बाई Z² अपॉन n² किलो जूल मोल इनवर्स। इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी। Z है एटॉमिक नंबर, उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा, और n जो है इट इज़ द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में, क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ द ऑर्बिट है और Z जो है वो एटम का एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर है। तो इसलिए एनर्जी जो होगी इट इज़ -1312 मल्टीप्लाइड बाई Z² डिवाइडेड बाई n² किलो जूल मोल इनवर्स। अगर एटॉमिक नंबर 1 है, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z इज़ 1, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, En इज़ इक्वल टू -1312, Z तो 1 है तो 1 हो गया, 1² इज़ ऑल्सो 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1312 इज़ 1312 डिवाइडेड बाई n² किलो जूल मोल इनवर्स। तो हाइड्रोजन के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करके एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो डिवाइडेड बाई 1², सेकेंड में है तो डिवाइडेड बाई 2² एंड सो ऑन। तो एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोहर ने एनर्जी का फॉर्मूला भी दे दिया कैलकुलेट करने के लिए। अब थर्ड जो था वो था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, कि जब भी हम हाइड्रोजन एटम को स्टडी करते हैं, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो क्या देखते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हाइड्रोजन गैस को हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हमने इलेक्ट्रिक वोल्टेज दी, और उसकी वजह से क्या होता है कि उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर हम स्टडी करें तो उसमें अलग अलग लाइंस बनती हैं। जैसे आप ग्राफ्स स्टडी करते हो उस टाइप की लाइंस आती हैं, ग्राफ में जो है अलग अलग लाइंस आती हैं, और वो जो लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और वो जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसमें अलग अलग टाइप्स की लाइंस आई, जैसे लाइमन सीरीज़। ये भी बोहर ने एक्सप्लेन किया कि जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो उसमें ये अलग अलग लाइंस बनती हैं। तो इनमें जैसे लाइमन सीरीज़ आ गई, बाल्मर आ गई, पास्चन आ गई, ब्रैकेट आ गई, पीफंड आ गई, हम्फ्रे आ गई, ये सारी लाइंस बनती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब लाइमन सीरीज़ क्या होगी, लाइमन सीरीज़ है व्हेन दिस इज़ द ग्रुप ऑफ लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू n इज़ इक्वल टू 1। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं मॉडल अगर एटम का स्ट्रक्चर अगर निकालूं, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, जैसे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में प्रेजेंट है, और इन एनर्जी लेवल से वो जंप करके फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़। अगर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, सेकेंड में n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, थर्ड या फोर्थ से जंप करके, तो जो लाइंस बनेगी उनको बोलते हैं बाल्मर। इसके बाद आती है पास्चन, उसके बाद आती है ब्रैकेट। पास्चन का मतलब है कि हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है। ब्रैकेट का मतलब है हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा और या तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा, या फिर सेकंड में आएगा, या थर्ड में आएगा, या फोर्थ में आएगा, या फिफ्थ में आएगा। तो इनके बेसिस पे ये सीरीज़ बनती हैं, ये लाइंस जो ये बनती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है तो इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज़, ये यूवी रीजन में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, 3, 4, 5 हायर से सेकेंड में आ रहा है, इसका मतलब है ये बाल्मर सीरीज़ है और ये होती है विजिबल रीजन में। पास्चन बनेगी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आएगा, ये IR रीजन में बनती है ये वाली सीरीज़। और जो ब्रैकेट होती हैं वो भी हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन n इज़ इक्वल टू 4, मतलब फोर्थ ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज़।
और पी फंड होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ कमिंग फ्रॉम और जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू n इज़ इक्वल टू 5। अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल में आ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे पी फंड सीरीज़। ये भी आईआर रीजन में होती है, ब्रैकेट भी आईआर रीजन में होती है। और लास्ट आती है हम्फ्रे, ये भी आईआर रीजन में होती है। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल से n इज़ इक्वल टू 6 में आएगा, सिक्स्थ एनर्जी लेवल में आएगा। तो ये हम्फ्रे सीरीज़ होगी। तो हमने पढ़ी लायमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्रे। तो जब हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन का, तो इस तरह की लाइंस आती हैं। और ये जो लाइंस क्यों आ रही हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, ये बोहर ने बताया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट में जंप कर रहा है, इसीलिए लायमन बन रही है। अगर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज़ इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो बाल्मर सीरीज़ बन रही है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n इज़ इक्वल टू 3 में जंप कर रहा है, तो हमारे पास पास्चन बन रही है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो ब्रैकेट बन रही है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो पी फंड बन रही है। और अगर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो हम्फ्रे सीरीज़ बन रही है। तो ये सारी सीरीज़ थी जो कि लाइंस देती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और ये सब एक्सप्लेन किया बोहर ने। बट ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही बोहर एक्सप्लेन कर पाया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, मतलब ऐसे एटम्स जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो सिर्फ उन्हीं के लिए बोहर एक्सप्लेन कर पाया कि जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो किस वजह से बनता है। दिस वॉज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, सक्सेसेस ऑफ बोहर्स मॉडल।